दोस्तों, कहानियाँ तो आपने मेरे चैनल पर कई सुनी होंगी, पर आज मैं आपको कोई ऐसी वैसी मामूली सी कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको एक सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप अभी ये कहानी बीच में छोड़ करके जा सकते हैं, या कहानी शुरू होने के बाद जब कभी भी आपको लगे कि आप ये कहानी नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं सुन सकते हैं, तो आप इस कहानी को बीच में ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जिसके कारनामों ने पूरे देश को हिला दिया था। ये कहानी है यूएस में रहने वाले एक सीरियल किलर की। दरअसल ये सीरियल किलर जो है वो सड़कों पर अपनी डरावनी शक्ल के साथ जिंदगियां ख़त्म करता हुआ घूमता था। ये लोगों के बीच जोकर नाम से फेमस था। इस जोकर का सही नाम है जेमी ओसुना। जेमी ओसुना क्राइम की दुनिया में एक ऐसा क्रिमिनल था जिसको पुलिस ने जब जेल में बंद किया था तो उन्हें लगा था उन्होंने बहुत सी जिंदगियां बचा ली हैं, लेकिन उससे अपनी भूख मिटाने के लिए जेल को भी लहूलुहान कर दिया था। वो इतना खतरनाक था कि एक बार तो उसने एक आदमी को मारकर उसके शरीर के हिस्सों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस चीज़ ने उसे इतना भयानक बना दिया था। आज की ये कहानी किसी एक दो इंसानों के खून के बारे में नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल के बारे में है जिसने अब तक अपनी ज़िंदगी में 4 खून किए हैं, और उनमें से सबसे भयानक खून जेल के अंदर जाने के बाद किया। इस कहानी की शुरुआत 1988 में कैलिफोर्निया में हुई। ये बात जेमी ओसुना के जन्म के से भी 2 हफ्ते पहले की है। जेमी की माता का नाम मिशेल था और जेमी के पिता का नाम हमें कहीं से नहीं मिल पाया। अगर आपको जेमी के पिता का नाम पता चले तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इनके अलावा जेमी का एक बड़ा भाई भी था। जेमी इस दुनिया में आने ही वाला था कि उसके माता पिता का बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़े में उसके पिता उसकी माँ के पेट पर कुछ मार देते हैं और इसका नतीजा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। इस हादसे के 2 हफ्ते के बाद जेमी का जन्म होता है और उस चोट की वजह से जेमी कटे हुए कान से पैदा होता है, लेकिन इसके अलावा उसके दिमाग पर भी कुछ असर होता है। तो ये हम आगे कहानी में आपको बताएंगे। जेमी अभी कुछ महीने का ही था कि उसके माता पिता में फिर से एक लड़ाई होती है, जिसके बाद दोनों तलाक ले लेते हैं और यहाँ से कहानी भयानक होनी शुरू होती है। जेमी की माँ एक आदमी से शादी कर लेती है जिसका नाम जेफ था। जेमी की माँ मिशेल को लगता था कि अब वो अपने बच्चों को ठीक से पाल पाएगी और माता पिता दोनों का प्यार दे पाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जेफ को मिशेल पसंद थी, लेकिन उसके बच्चों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जेफ को जब भी मौका मिलता था वो दोनों बच्चों को टॉर्चर करता था। एक बार ठंड का मौसम था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो ये मौका देखकर जेफ जेमी को घर से बाहर निकाल देता है। जेमी तब छोटा बच्चा था। वो काफ़ी देर तक रोता चिल्लाता रहा, लेकिन जेफ ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो घर में ऊपर की तरफ जाता है और अपने कमरे की खिड़की इतनी ज़ोर से बंद करता है कि खिड़की का सारा कांच टूटकर नीचे खड़े जेमी के ऊपर गिर जाता है, और कांच लगने की वजह से जेमी को बहुत खून भी निकलता है। इससे भी पहले की एक बात है, जब जेमी सिर्फ 2 साल का था तो उनकी पूरी फैमिली कार में कहीं जा रही थी और जेमी बच्चे की तरह रो रहा था। तो इसके बदले में जेफ ने चलती गाड़ी से जेमी को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया था। इसके बाद जेमी के महान माताश्री ने गाड़ी रुकवाई, जेमी के पास गई, जेमी को उठाया और देखा कि उसे कोई चोट नहीं है, तो वो जेमी को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। और ये दूसरा मौका था जब जेमी को शायद इंटरनल डैमेज हुआ था या कोई दिमागी चोट लगी हो। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन वो सब चीज़ें इसके कारनामों के आगे कुछ भी नहीं थी जो वो आगे चलकर करता है। आप सोचेंगे, सौतेला बाप जब ये सब कर रहा था तो जेमी की माता कहाँ थी? तो इसलिए मैं ये भी बता दूं कि जेफ के आतंक सिर्फ उसके बच्चों तक नहीं था, बल्कि वो मिशेल को भी अक्सर मारता पीटता था और उसको मारने के बाद उसकी चोटों पर नमक भी छिड़कता था। जेफ की वजह से बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों की माँ भी रो रही थी।
जेफ के हाथों अत्याचार होते होते जेमी का ये हाल हो गया था कि अब उसे कुछ भी फील होना बंद हो गया था। घर पर बिगड़ता हुआ माहौल देखकर जेमी की माँ जेमी के बड़े भाई को उसके दादा दादी के पास रहने के लिए भेज देती है। लेकिन सारी दिक्कतें जेमी के साथ ज़्यादा हो रही थी, फिर भी वो जेमी को अपने और जेफ के साथ रखती है। जब तक जेमी 12 साल का हुआ वो रोज़ ही पिटता था और उनका झूठा खाना खाता था। उनके घर में एक रूल बन चुका था कि जब तक घर के सारे लोग खाना खाएंगे, भूखा जेमी एक कोने में खड़े होकर के उन्हें खाता हुआ देखेगा, और जब वो खाना खा चुके होंगे उसके बाद बचा कुचा खाना जेमी को मिलेगा, और वो भी नीचे ज़मीन पर रख के। ये सब सहते सहते जेमी 12 साल का हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दादा दादी के पास रहने चला जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गई थी कि उसके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जेमी की हरकतें अब सामान्य नहीं रही थी, वो चोरी चकारी भी करने लगा था। ऐसे ही गलत राह पर चलते चलते 2003 में जेमी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला क्राइम किया था। उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक आदमी को चाकू मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद नाबालिग होने के चलते जेमी को सिर्फ 4 साल की सज़ा सुनाई गई और जेमी 2007 में आज़ाद हो गया। जेल से आज़ाद होने के बाद जेमी एक जन्मदिन की पार्टी में जाता है। वो पार्टी जेमी के एक दोस्त की माँ ने रखी थी, जिसका जन्मदिन था। वो 16 साल का था, परंतु उसकी माँ ने वहाँ शराब का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। जिसके बाद जेमी और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। इतने में जेमी का एक और दोस्त भागा भागा आया और बोला, मेरी मदर के साथ कोई डांस कर रहा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर जेमी किचन में से चाकू उठाता है और उसे चाकू से मारने लगता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस की नज़रों में आता है कि वहाँ पे एक और महान माताश्री छोटे लड़कों को शराब बांट रही है। उस पे फाइन लगता है और जेमी को जेल भेज दिया जाता है। जिसके लिए जेमी ने उस आदमी पर हमला किया था, उसका नाम जैन था। वो औरत काफ़ी सुंदर थी और जेमी को पहले से अच्छी लगती थी। जेमी ने उसके लिए उस आदमी पर हमला किया था, तो वो भी जेमी को पसंद करने लग गई थी। जब जेमी जेल चला जाता है तो ये उससे मिलने भी उसे जेल जाया करती थी। इनमें चिट्ठियों के ज़रिए बात होनी शुरू हो जाती है और ये आगे चलकर जेमी की पत्नी बनती है। ऐसे ही चलने लगता है और 2009 में जेमी वापस जेल से बाहर आ जाता है। जिस दिन जेमी जेल से बाहर आता है, जैन उसे लेने आती है, लेकिन इस बार जेमी के अंदर कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। जब जैन ने जेमी को जेल से बाहर निकलते हुए देखा तो वो काफ़ी डर रही थी, क्योंकि जब जैन ने उसे पहले देखा था तो जेमी ऐसा नहीं दिखता था जैसा वो उस वक्त उसे दिखाई दे रहा था। जैन और जेमी वहाँ से सीधे होटल में चले जाते हैं। इसके बाद जैन और जेमी कुछ टाइम साथ बिताते हैं और थोड़े दिनों के बाद ही जैन प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात जेमी को पता चलती है तो जेमी काफ़ी खुश होता आता है और वो जैन को प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब सबको लगने लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब इन दोनों में बहुत झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जेमी भी जैन को धीरे धीरे टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि जैन ने एक बड़ा बेटा पहले से था, जो जेमी अपना सारा गुस्सा उस जैन के बड़े बेटे पर निकालने लगता है। एक दिन तो जेमी ने हद ही कर दी। उसने जैन के बड़े बेटे को बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया। इसके बाद जैन को बुरी तरह गुस्सा आया और उससे पहली बार हिम्मत करके जेमी को चाकू से डराया। जिसके बाद जेमी इतना डर गया कि वो सीधे अपने दादा दादी के घर भाग गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद जैन के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन जेमी का था, जिसमें जेमी गाली देकर जैन से बोलता है कि टीवी ऑन करो, न्यूज़ देखो, मैंने एक औरत को मार दिया। और जेमी जैन को उस होटल का नाम भी बताता है जहां उसने उस लड़की को मारा था। जैन जानती थी कि जेमी सिरफिरा है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। लेकिन पुलिस कहती है कि उन्हें ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है कि कहीं कोई मर्डर हुआ हो। लेकिन उस फ़ोन के ठीक 5 दिन के बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ एक औरत का कत्ल हो गया है। जब पुलिस क्राइम सीन पर जाती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है। चारों तरफ
चारों दीवारें सारी खून के छींटों से भरी होती हैं। और इतना ही नहीं, बेड के गद्दों के अंदर भी खून भर गया था और डेड बॉडी के बहुत सारे टुकड़े किए गए थे और एक एक टुकड़े को चूर चूर किया गया था। क्राइम सीन इतना भयानक था कि उसकी पूरी डिटेल तो लोगों तक पहुंचाई ही नहीं गई, ना ही उसकी एक भी ब्लड पिक्चर किसी भी मीडिया में दिखाई गई। पुलिस जेमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और उसके ऊपर केस चलता है। जेमी ने जिसका खून किया था उसका नाम था इवेट। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जेमी से पूछा जाता है कि तुमने इसको क्यों मारा, तो जेमी बिल्कुल भी नहीं मानता कि उसने खून किया है। लेकिन जब पुलिस जेमी की वाइफ जैन को उसके स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है तो पुलिस अपने आप समझ जाती है कि जेमी ने ये खून क्यों किया होगा, क्योंकि उसकी शक्ल जैन से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। एविट की फैमिली को अदालत की हेयरिंग के लिए 5 साल तक वेट करना पड़ा। इन 5 सालों में जेमी और भी ज़्यादा खतरनाक और बदतमीज़ हो गया था। वो इतना अजीब हो जाता है कि जब कोर्ट में एविट की फैमिली जेमी के सामने आती है तो जेमी उन्हें हाय बोलता है और कहीं उन्हें मुंह चिढ़ाना शुरू कर देता है। मतलब एक फैमिली जो पहले से ही एक सिरफिरे के चक्कर में अपने परिवार के एक सदस्य को बेवजह खो चुकी है, उसके बाद वो फैमिली को टॉर्चर और बेइज्जत भी करता है। इसके बाद जज जेमी को उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। सज़ा सुनने के बाद जेमी हंसते हुए थम्स अप करता है। सब जानते थे कि जेमी की किसी को भी तड़पता तड़पता मारने की आदत अब बन चुकी थी। वो चाहे जानवर हो या इंसान, उससे सिर्फ तड़पा कर मारने से मतलब था। तो इसलिए जेमी को कोई भी जेल में साथ नहीं दिया गया। मतलब जेमी को जेल में कोई पार्टनर नहीं मिला। जेमी को अकेले जेल में रखा गया। वो हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही रखा जाना था। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन जेल वालों ने जेमी की जेल के अंदर एक आदमी को डाल दिया। उस आदमी का नाम लुइस था। लुइस 17 सालों से जेल के अंदर था और इन 17 सालों में वो एक बार भी अपने परिवार से नहीं मिला था और सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो अपने परिवार से पहली पैरोल पर मिलने जाने वाला था। लेकिन लुइस के जेल के अंदर आने के 24 घंटे के बाद जेल के कर्मचारियों को लुइस की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। उसकी बॉडी के टुकड़े पूरी जेल में जगह जगह पड़े हुए थे। जेमी जेल के अंदर टूथब्रश का हैंडल लेकर और रेज़र का ब्लेड लगाकर एक हथियार बनाता है और अपने इस हथियार से उसके ऊपर हमला करता है। हमले में पहले वो उसका गला दबाता है, उसके बाद वो लुइस की आंखें निकालता है, उंगलियां काटता है और उसकी आंतें भी बाहर निकालता है। उसकी पसलियां निकालकर तोड़ देता है और फिर उसके फेफड़े निकालता है और फेफड़ों के बीच में हाथ डालकर एक बॉडी का अंग निकालता है जिसमें से बहुत सारा खून बहता है। इसके बाद जेमी लुइस के सारे शरीर के हिस्सों का हार बनाकर अपने गले में डालता है। जब पुलिस वाले जेमी की जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो चारों तरफ बिखरा हुआ खून देखते हैं और उसके बाद वो लुइस की कटी हुई गर्दन देखते हैं और जेमी को भी पूरी तरह खून में लथपथ देखते हैं। जब वो जेमी से पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया, तो जेमी कहता है मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानता ये किसने किया। और जब वो ये कह रहा होता है तो उसके गले में लुइस की बॉडी पार्ट्स का एक हार होता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। क्योंकि ये खून जेल के अंदर हुआ था तो जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर पे भी जाती है। जेल में जो कैदी बंद होते हैं हर आधे घंटे में उनकी जांच होती है कि वो आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे, कोई सुरंग तो नहीं बना रहे, वगैरह वगैरह। पर जो मंजर जेमी की जेल के अंदर था वो आधे घंटे का काम तो नहीं था। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो बहुत सारी उंगलियां जेल के ऑफिसर्स पर भी उठती हैं। मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती हैं जिनमें बताया जाता है कि ये जेल पहले से ही ऐसे कारनामों के लिए फेमस है। इस जेल के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जेल के कैदियों को आपस में लड़वाते हैं और उनके ऊपर बोलियां लगाते हैं कि कौन जीतेगा। लुइस की मर्डर का केस कोर्ट में चलता है तो जेमी को फांसी की सज़ा मिलती है जो उसे 2021 में होनी थी। लेकिन जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो जेमी बीच में ही चीखें मारने लगा, जिसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स ने उसकी जांच की और उन्होंने बोला कि जेमी अभी इस केस के प्रोसीडिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए उस केस को वहीं रोक दिया गया और ये केस
अभी तक पेंडिंग है और जेमी आज भी ज़िंदा है। ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या जो हुआ वो सही था? जेमी का अभी तक ज़िंदा होना और उसे कोई सज़ा ना होना, क्या ये ठीक था?